हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गोविंद मौर्य। हाँ, 2 दिन पहले मैंने थोड़ा बहुत आपको गाइड करने की कोशिश की थी। आज मैं थोड़ा सा आपको एंशिएंट इंडिया के बारे में बताऊंगा कि प्रीलिम्स में और मेंस में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली अभी प्रीलिम्स को फोकस कर रहे हैं क्योंकि आपका जो प्रीलिम्स है अभी हार्डली करीब करीब 30 दिन मान के चलिए बचा हुआ है, क्योंकि बाकी तो 4-5 दिन पता ही नहीं चलता कैसे कहाँ गया। ठीक है, तो इसलिए हम आज थोड़ा आपको बेसिक एंशिएंट इंडिया का वो पूरा एक छोटा सा व्यू देंगे जिसमें आप सारे क्वेश्चन सब गेस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अपने अनुभव से ही बता रहा हूँ थोड़ा बहुत, और जो अभी यूपीएससी और यूपीपीसीएस ने जो पैटर्न थोड़े चेंज किए हैं ना, उनको भी मैं बताऊँगा कि क्वेश्चन कैसे आप पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एंशिएंट इंडिया में हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक आता है कि हिस्टोरिकल रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो हम रोशन जो सोर्सेस हैं जिसमें हम बोलते हैं कि हम अपने हिस्ट्री को कैसे जान सकते हैं, उसमें 3 फेमस हैं, आप सब जानते होंगे। ठीक है, इसमें पहला जो है आर्कियोलॉजिकल है। ठीक है, इसमें बेसिकली जो हमारे पुराने रिमेन्स होते हैं, कहीं माउंट्स हैं, कहीं कोई टेंपल रहा हो पहले, कहीं कोई भवन रहा हो, कहीं कोई बिल्डिंग रहा हो, कहीं सेटलमेंट वगैरह रहा हो, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हम स्टोन एज से लेकर अर्ली मेडिवल पीरियड तक। ठीक है, इसमें मैक्सिमम जो हमारे मिलते हैं, जिसे हम एग्जावेशन या खुदाई के बाद प्राप्त करते हैं, वो हमें स्टोन एज से लेकर अर्ली मेडिवल पीरियड तक मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएँ जो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन ध्यान देने की बात होती है कि किस पार्टिकुलर टाइम में। ठीक है, आप इसमें मैं टाइम भूल गया हूँ, टाइम भी जोड़ लें, किस पार्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है और किस साइट की बात की जा रही है। साइट मतलब वो स्थल जहाँ पे वो एग्जावेशन से खुदाई की गई है, जिसमें उस समय के तत्कालीन इतिहास के बारे में कुछ भी सामाजिक, आर्थिक या साहित्यिक या कल्चरल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, उससे आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं। इसमें बेसिकली में पैलियोलिथिक एज से लेकर के, ठीक है, अर्ली मतलब 1 या 1.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 जो बीसी तक या 12,000 बीसी तक जो डेट निर्धारित की गई है हिस्टोरियन द्वारा, वहाँ तक मानते हैं। ठीक है, फिर नियोलिथिक एज आ जाए, जिसमें हम 9,000 बीसी या 10,000 बीसी से लेकर के 3,000 बीसी तक की बात करते हैं। ठीक है, जिसमें हम कई सारे गाँवों के बारे में पढ़ते हैं। जब हम वेस्टर्न इंडिया में जो उत्तर पश्चिमी भारत, उसमें हम कई गाँवों के बारे में पढ़ते हैं ना, जिसमें धीरे धीरे सेटलमेंट शुरू हुए थे, गांव का विकास होना शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाएँ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, उस समय में बहुत सारे मतलब 1920-21 के बाद जब ऑफिशियली एग्जावेशन शुरू हुआ था, सर जॉन मार्शल और बाकी कई भारतीय जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने कई सारी साइट्स की खोज की थी उस टाइम। ठीक है, तो उसके बारे में भी वो साइट्स कहाँ है, किस नदी के किनारे जनरली पूछ लेता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन साइट्स के बारे में, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या चैल्कोलिथिक हो, बाद की जो इनके बाद के समय, उसमें से कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेता है कि कहाँ पे जो है पानी के क्या प्रबंधन, मतलब वाटर मैनेजमेंट की अच्छी व्यवस्था थी, कहाँ पे खेल के स्टेडियम के एक साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ पे अनाज मिलता है, कहाँ पे क्रीमेटरी मतलब कहाँ पे लोगों को दफनाया गया है, इन सबों का साक्ष्य वगैरह मिलता है। ठीक है, ये मतलब इस तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान देंगे। जो भी साइट्स एक बार पढ़ रहे हैं, चाहे आप कालीबंगन के बारे में पढ़ लें, लोथल के बारे में पढ़ लें, या आप मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के बारे में पढ़ लें, तो उसके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी, कहाँ पे अनाज के गोदाम पाए गए थे, ठीक है, कहाँ पे जो है फोर्टिफाइड सिटी के साक्ष्य मिलते हैं, तो इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, इस तरह से मतलब आपको कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान देना है, टाइम पे ध्यान देना, किस रिवर के किनारे बसी थी, और कभी कभार अगर यूपीपीसीएस या यूपीएससी का मन हो जाता है तो मैच करने के लिए देता है कि इस साइट को या इस जो पुरातत्विक स्थल है, इसकी खोज किसने की थी, उस विद्वान का नाम या उस पुरातत्विद का नाम मैच करने के लिए दे देता है। ठीक है, उसके बाद हम अगर आ जाएँ, उसके बाद मेन तो हमें जो वैदिक काल है उसमें तो हमें मेनली जो साक्ष्य मिलते हैं वो खुदाई के बाद से भी मिलते हैं, मतलब एग्जावेशंस भी वहाँ पर काफ़ी और काफ़ी ज़्यादा राइटिंग वगैरह की गई है। ठीक है, तो इसमें लिटरेरी और पहले के जो एक थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, पहले के जो ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स थे, जो हमें स्टोन एज की बात करें या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें या उसके बाद चैल्कोलिथिक जो और साइट्स हैं, तो उसमें हमें केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही मिलते हैं, क्योंकि जो उस टाइम मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जो लिखी गई है उसके बारे में साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे हम पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, वो अभी अपठ नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में पढ़ नहीं पाते। आगे हम आते हैं एपिग्राफीज के बारे में। बेसिकली एपिग्राफी जो होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस वगैरह। ठीक है, तो इसमें हम जो इंस्क्रिप्शन ऑफ किसी के भी ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि लेटर वैदिक के बाद जब महाजनपद काल आया, महाजनपद काल में जैसे जैसे मगध एम्पायर का जो मगध साम्राज्य था उसका विस्तार हुआ, तो उसके पश्चात राजाओं ने या फिर अपने जो राज्य के संदेश थे या अपनी नीतियाँ थी उसका प्रचार प्रसार करने के लिए इंस्क्रिप्शन वगैरह का सहारा लिया, जिसमें अशोक का नाम हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। उसके बाद बहुत सारे हैं, रुद्रदामन है जिसका जूनागढ़ अभिलेख है, हाथीगुम्फा अभिलेख है खरवेल का, ठीक है। पुलकेशिन सेकेंड का एहोल अभिलेख है, इसे बहुत सारे अभिलेख हैं। समुद्रगुप्त का जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत फेमस है, प्रयागराज, ठीक है। इस तरह अब न्यूमिस्मेटिक आते हैं कॉइन्स का। जैसे जैसे मतलब महाजनपद काल, लेटर वैदिक काल में ही कॉइन्स के सबसे पहले एविडेंस मिलते हैं कि वो कॉइन्स यूज करते थे। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में भी थे जिस पे वो बैल का निशान बना हो, जिसे हम यूनिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। कॉइन पशुपतिनाथ ही तो मतलब उसमें मिलते हैं, लेकिन जो एक मुख्य इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था कॉइन में, वो इंडो ग्रीक वगैरह आए थे जब, तो उन्होंने प्रॉपर जो एक बोलते हैं ना स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉइन डेवलप किया था, वो हमें इंडो ग्रीक के टाइम से ही मिलना शुरू होता है, ठीक है। तो इस समय कॉइन होते हैं, कॉइन में आप देख लीजिए उससे क्या क्या सूचनाएं मिलती हैं। जैसे कॉइन बहुत सारे जो सिक्के होते थे उस पर राजाओं की तस्वीर बनी होती थी, किसी देवी देवता की बनी होती थी, कभी कभी तो नाव के भी साक्ष्य मिलते हैं। इससे हम गेस करते हैं कि हो सकता है उस टाइम ट्रेड वगैरह काफ़ी डेवलप रहा हो, ये किसी राजा जो पार्टिकुलर राज्य से बिलोंग करता था, ठीक है। ये सब चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं। फिर आगे आए इसमें आर्कियोलॉजिकल में, तो हमें स्टैचूज वगैरह, जैसे महायान काल, हीनयान काल में मूर्तियों का विकास शुरू हो गया था, ठीक है। कुषाण काल में 3-4 फेमस स्थान थे, जैसे गांधार हो गया आपका, ठीक है। गांधार हम आपको मैप भी बताएंगे, ठीक है। मैप इसलिए बताएंगे क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए कौन सी जगह कहाँ है, ठीक है। इसमें हम गांधार की बात करते हैं, मथुरा की बात करते हैं, अमरावती की बात करते हैं, सारनाथ की बात करते हैं। स्तूपाज देख लीजिए, जैसे मौर्य काल में, मौर्य काल या उसके बाद जब बुद्धिज़्म का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ तो स्तूपाज वगैरह बनाए गए थे। स्तूपा के साथ साथ आप 2 इम्पॉर्टेंट और जो बुद्ध से जोड़े जाते हैं वो चैत्य और विहाराज। चैत्य जो उनके थे वो वर्षिप मतलब जहाँ वो पूजा स्थान करते थे, पूजा स्थल थे उनके, और विहार थे जहाँ वो निवास करते थे। आपने पढ़ा होगा भगवान बुद्ध जो थे 4-4 महीने तक किसी एक श्रावस्ती के विहार में रुक करके, श्रावस्ती एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के विहार में रुक कर आराम करते थे, बाकी 8 महीने वो प्रचार करते थे, ठीक है, अपने धर्म का लोगों तक पहुँच करके। और जो प्रचार की भाषा थी वो प्राकृत थी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब हम आ जाए, जैसे बहुत सारे टेम्पल्स भी बनना शुरू हो गए थे इस क्या बोलते हैं, जब जैसे ही गुप्ता काल या गुप्ता काल के तुरंत बाद साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में सब में, तो जो अर्लियर टेम्पल रॉक का टेम्पल इनको बोलते हैं, क्योंकि वो पत्थरों को काट करके बनाया जाता था। एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर के रूप में टेम्पल का डेवलपमेंट थोड़ा लेट हुआ था, जो 6ठी-7वीं ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, जब गुप्ता वगैरह ने देवगढ़ वगैरह का दशावतार मंदिर और आपका नचना कुठार का जो है लक्ष्मण मंदिर, पार्वती मंदिर वगैरह बनाना शुरू किया जाता था। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट जो सेकेंड सोर्स आते हैं उसकी हम बात करें तो वो लिटरेरी सोर्सेस है, ठीक है। इसमें आप सब पढ़ते होंगे, जब भी आप हिस्टोरिकल सोर्सेज पढ़ते होंगे तो पहले वेद के बारे में बताया जाता है, फिर पुराणाज, आरण्यक और ब्राह्मणाज। इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप जब पढ़ें उसका थीम के बारे में जान लें कि क्या है उसका थीम, क्या बुक का, ठीक है। बुक के थीम से हमें पता चल जाता है कि वो हिस्टोरिकल है कि नॉन हिस्टोरिकल है। अगर मान लीजिए आप वेदाज पढ़ रहे हैं तो वेदा में हमें बहुत सारे वैदिक समय के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। उन समय धर्म कैसा था, मतलब जस्ट क्या बोलते हैं, स्टार्ट ही हुआ था अभी धर्म, और उनके आर्थिक इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है, ठीक है। उनके सेटलमेंट के बारे में पता चलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम वेदांगाज की बात करें जो फिलोसफिकल है, आप सबने पढ़ा होगा कि 6 वेद के जो 6 अंग थे उसमें वो हम पढ़ते हैं। इसमें 6 हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वगैरह हैं उसमें जो फिलोसफिकल लिम्ब बोलते हैं इनको वेद के। ये एक तरह से बोला जाए तो वेद को जो है सरल भाषा, सरल करके समझने में मदद करते हैं, ठीक है। अगर बुद्धिस्ट, उसके बाद हम बुद्धिस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, आप ब्राह्मणाज ग्रंथों के बारे में भी देख सकते हैं, आरण्यक के बारे में देख सकते हैं। ये बेसिकली वेदों को समझने के लिए, जानने के लिए लिखे गए थे। आरण्यक जो थे कहते हैं कि जंगलों में बैठ के गुरुओं ने जो अपने शिष्यों को पढ़ाया लिखा उससे बोलते हैं आरण्य, क्योंकि वो वहाँ लिखा थे। ब्राह्मण ग्रंथ जो हर एक इंडिविजुअल ब्राह्मण्स थे वो अपने समय में जो भी चला आ रहा था उनको उन्होंने लिखा, जिसे उन्होंने वेद पे ही टीकाएँ वगैरह लिखी तो उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। फिर बुद्धिस्ट और जैन वैल्यूम्स, मतलब बुद्धिस्ट और जैन धर्म के ग्रंथों की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको पढ़ें तो डिटेल थोड़ा पढ़ें, ठीक है, क्योंकि हम जिसे मान लीजिए इसमें जो बुद्धिस्ट ग्रंथ है उसमें जातक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बुद्ध के जन्म से पहले की जो कहानियाँ उनको जातक बोलते हैं, ठीक है। जैन वैल्यूम्स भी हैं, जैन के भी कई ग्रंथ है। इसे एक इंपॉर्टेंट की मान लीजिए कभी पूछता था UPPCS वगैरह में कि जो 16 महाजनपद है उनका जो सबसे पहला प्रमाण मिलता है लिखित कहाँ मिलता है, तो इसके बारे में जो भगवती चारा सूत्र है जैन ग्रंथ वो, और अंगुत्तर निकाय वगैरह जो बुद्धिस्ट के ग्रंथ हैं वो इसके बारे में मेंशन करते हैं। जातक जो है फोकलोर है, ठीक है, ये भगवान बुद्ध जन्म से पहले उनके जो पूर्व जन्म की कहानियाँ थी उनके बारे में मेंशन करता है। इसमें भी कई जातक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिटेल नहीं पूछता है इतना, लेकिन जातक के बारे में जानिए जातक हैं क्या, ठीक है। उसके बाद संहिताज थे,
जिसको हम लॉ बुक वगैरह भी बोल सकते हैं, ठीक है। ईपिक वगैरह थे, रामायण महाभारत के बारे में की जाती है, इसलिए जय संहिता कहा जाता है। आपने सुना होगा महाभारत कई बार जय संहिता कहा जाता है। अगला हम बात करेंगे संगम बुक की, तो इसमें कई सारे मेन बुक्स जो थे लिखे गए थे, जिसे हम लोग अभी पढ़ते हैं, शिलापदिकारम पढ़ते हैं, हम मणिमेखलाई पढ़ते हैं। इससे पहले जो संगम एज थे, संगम बेसिकली एक असेंबली, आप पोइट्स बोल सकते हैं या प्रिस्ट बोल सकते हैं, या उस टाइम जो स्कॉलर्स थे उनको असेंबल एक जगह पर बैठ करके, तो मदुरा वगैरह में इनको जो सभाएं हुई थी उसके बारे में डिटेल से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो संगम एज में ये जो 2-3 बुक हैं, जैसे मणिमेखलाई हो गया, ठीक है, शिलापदिकारम हो गया, मणिमेखलाई, इनके थीम के बारे में देख लें कि किसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली उसके बाद फिर बहुत सारी अत्तू पट्टू करके बहुत सारी बुक्स हैं जो लव और वार को, मतलब प्यार और जो युद्ध वगैरह होते थे उनके बारे में बताता है, ठीक है। फिर स्मृति पे हम आ जाते हैं। स्मृति जो है लॉ बुक बोल सकते हैं आप इनको, ठीक है। बहुत सारी जो स्मृतियाँ लिखी गई थी, आप नारद स्मृति देख लीजिए, पराशर स्मृति देख लीजिए, मनु स्मृति देख लीजिए, मतलब इतनी तरह से लॉ बुक्स थी उस टाइम। जो कोडिफिकेशन हुआ था अर्ली ना, इसे कहा जाता है बहुत सारे, मतलब एक तरह से 4th सेंचुरी BC से लेकर के गुप्ता पीरियड तक ये कोडिफाई, मतलब इनका क्या बोलते हैं, लिखा गया था इनको, ठीक है बेसिकली। अब हम बुक्स की बात करें तो उनमें हिस्टोरिकल, नॉन हिस्टोरिकल कई तरह की बुक्स आती हैं। इसी एपिक रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ड्रामाज में आपके बहुत सारे जो उस समय नाट्य बेस्ड जो लिखी गई थी कहानियाँ, जिसे हम चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास में जानना हो तो हम ब्रिटिकचकम के थ्रू जान सकते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल ड्रामा जो है, जिसे अब अभिज्ञान शाकुंतलम जो बहुत फेमस बुक है, ऋतु संहार है, कुमार संभव है, रघुवंशम है, ये सब जो कालिदास ने लिखा है उन सब ड्रामा के बारे, भारवी के बारे में बात करते हैं। स्वप्न वासवदत्ता के बारे में बात कर सकते हैं, जिन्होंने बहुत सारे ड्रामाज लिखा था, तो इससे भी हमें तत्कालीन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब नॉन हिस्टोरिकल में आ जाए तो बेसिकली ये थीम बेस्ड थी, इंडिपेंडेंट थी ना, जिसे मेडिसिन पे बहुत सारे बुक लिखी थी, आपने सुश्रुत और चरक के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। हाँ, फिर जिसमें इन्होंने अपने अपने समय में जो मेडिसिनल या सर्जरी और प्रैक्टिस होती थी उसके बारे में लिखा, ठीक है। हम फिर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि हमारे यहाँ से एस्ट्रोलॉजी थी तो वो ग्रीक के एस्ट्रोलॉजी से अलग थी। ग्रीक जो सबसे पहले अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था, इसके बाद इसमें चेंजेज आए थे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंजेज के साथ एस्ट्रोलॉजी, फिर आप इसमें पढ़ते हैं ना पंच सिद्धांतिका, ठीक है, जो बराह मिहिर ने लिखी थी। उसके बाद आप आर्यभट्ट की कई सारी बुक्स वगैरह हैं। साइंस पे ले लीजिए, साइंस पे आपकी कई सारी बुक्स हैं जो विज्ञान के बारे में बताती हैं, जिसमें हम भास्कराचार्य के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, भास्कराचार्य के बारे में पढ़ते हैं। मैथ पे आप जाए लीलावती वगैरह के बारे में पढ़ते हैं ना, ये एंशिएंट जो टेक्स्ट वगैरह हैं जो मैथ के बारे में बताते हैं। भास्कराचार्य 2 हुए थे, भास्कराचार्य प्रथम, भास्कराचार्य सेकंड हुए थे। फिर हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब ये जो बुक्स है उस टाइम लिखी गई थी, थीम बेस्ड हैं, तो इनके बारे में, इससे हमें लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब हम अगले अगर करें, इसमें जो इंपॉर्टेंट सोर्स है उसमें हम फॉरेन अकाउंट्स में आ सकते हैं, जिसमें हमें मेगास्थनीज से लेकर के मार्को पोलो तक, मतलब बहुत सारे जो ट्रैवलर्स तो जो इंडिया आए थे उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। जिसमें मार्को पोलो तो चलिए 13वीं सेंचुरी में आया था। मेगास्थनीज जो था वो अपना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, उसने मौर्य काल के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, ठीक है। इसमें फिर आगे आते हैं हम तो टॉलमी जो ग्रीक हिस्टोरियन था, हेरोडोटस था, जिन्होंने हिस्टोरी का बुक लिखी थी। टॉलमी ने ज्योग्राफी का बुक लिखी है, ठीक है, जियोग्राफी का बुक लिखी है, ठीक है। फिर फाइयान आ गए, फाइयान ने गुप्त वंश के बारे में काफ़ी डिटेल से लिखा है, ठीक, खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखा है उसने, ठीक है। हुएन सांग के बारे में आ जाते हैं, उसने हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी डिटेल्स लिखा है। वो फिर साउथ इंडिया विजिट करते करते वो कावेरीपट्टनम तक गया था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। उसने फिर वहाँ पे जो पाठशालाएँ थी जिसमें जैन और बौद्धिज्म काफ़ी डिटेल से पढ़ाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इसने जो देखा था उसके बाद जब नैनार और आपके मतलब शैव संत और विष्णु संत जब आए थे तो उन्होंने धीरे धीरे करके वहाँ से बुद्धिज्म और जैनिज्म को हटाने के लिए जो एक तरह से बोलते हैं ना, फिर से इमरजेंस हुआ था सनातन धर्म का, या बोल सकते हैं वैष्णविज्म का, तो वो इसी थ्रू हुआ था। तो इसने एग्जांपल दिया था कि वहाँ बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की जाती थी, ठीक है। फिर इसी के बारे में पढ़ते हैं, 7वीं सेंचुरी में आता है। इसने लेटर गुप्ता पीरियड के बारे में काफ़ी डिटेल्स लिखा है। सुलेमान ये भी अर्ली मिडाइवल हिस्टोरियन ट्रैवलर्स था जो इंडिया आया था। इसने बंगाल वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये वहाँ उस टाइम रामगुप्त शासक था, उसके बारे में लिखता है, ठीक है, कि कैसा बंगाल का शासक था। इसने सबसे इम्पोर्टेंट जो एक कैवर्त रिवेलियन हुआ था, ठीक है, ये बंगाल में हुआ था, करीब ये 8वीं शताब्दी की बात है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कैवर्त रिवेलियन के बारे में कौन बताता है, ठीक है। फिर हम अल मसूदी के बारे में बात करें, ये जो गुर्जर प्रतिहार थे उनके बारे में बताता है। अलबरूनी को तो जानते ही हम, ठीक है, ये कहते हैं मोहम्मद गजनबी के साथ आया था।
मोहम्मद गोरी के साथ आया था। फिर ये यहीं रहा। इसने बहुत बहुत डिटेल्स इंडिया के बारे में लिखा है, ऐसा नहीं केवल एक पक्ष में लिखा कि मतलब ईश्वर कौन है, कैसे रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, इन सब के बारे में लिखा है। तो हम थोड़ा डिटेल्स अभी आगे बताएंगे आपको, ठीक है। अभी हम आपको आज ब्रीफ व्यू दे रहे हैं कि आपको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप प्रीलिम्स में अच्छे ज़्यादा स्कोर कर सकें, ठीक है। अब हम थोड़ा इसमें फॉरेनर जो है तो फॉरेनर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। एक ट्रैवलर्स थे, ठीक है, और एक इन्वाइडर्स थे। ट्रैवलर्स में तो जानते हैं जो इंडिया को जानने के लिए आया था, जिसका हमने अभी अभी वर्णन किया यहाँ पे, मेगास्थनीज से लेकर के टॉलमी, हेरोडोटस, फिर वेनसांग हो गए, इत्सिंग हो गए, अलमसूदी, अलबरूनी वगैरह से थे। अब इन्वाइडर्स में आते हैं, इनका सीक्वेंस कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले ईरानियन ने अटैक किया था। आप डेरियस फर्स्ट, डेरियस सेकेंड का नाम सुने होंगे, ठीक है, जिसे हम हखामनीज भी बोलते हैं। हखामनीज एम्पायर था, ईरान में था पहले, इसको पर्सिया बोलते हैं, ठीक है। फिर हम ग्रीक्स के बारे में बात कर सकते हैं। ग्रीक्स जो थे, अलेक्जेंडर का अटैक तो सब जानते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से जस्ट पहले घनानंद जब शासक था तब अटैक हुआ था उसके बाद, ठीक है। इसके बारे में भी बहुत सारे डिटेल मैगजीन ने दी है, ठीक है। उसके बाद हम कुशानाज की बात कर लेते हैं, ठीक है, सिथियंस जिनसे हम बोलते हैं। कनिष्क का एक फेमस रूलर था। कहा जाता है कि इंडो ग्रीक जो थे, इंडो ग्रीक सेल्यूकस वगैरह जो थे बाकी उसके बाद जो रूल कर रहे थे, इन्होंने सबसे पहले गोल्डन कॉइन को निकाला था, ठीक है, मतलब इशू किया था, जिसको बाद में कुशानाज जो थे वो कनिष्क को कौन नहीं जानता। इसका मतलब गांधार से लेकर मथुरा तक। गांधार इसकी पहली राजधानी थी, मथुरा दूसरी राजधानी बोलते हैं। इसके टाइम में सबसे ज़्यादा ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ था। क्यों? कि बहुत ईजी सी बात है। ये मान लीजिए आपका अगर इंडिया हुआ तो सेंट्रल एशिया से इसने कनेक्ट किया था, दोनों पीसफुल। जब पीस होता है कहीं भी तो प्रॉस्पेरिटी अपने आप आ जाती है। एक जो प्री कंडीशन है ना प्रॉस्पेरिटी आने की, तो पीस होता है, ठीक है। इसलिए आप देखे होंगे, जब कभी भी आपको ट्रिक दे देता हूँ कि जब कभी भी बड़े बड़े एम्पायर बने, ठीक है, बड़े बड़े एम्पायर बने और जो स्ट्रॉन्ग रूलर रहा हो, स्ट्रॉन्ग रूलर्स रहा हो, तब उस टाइम जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो था उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ जैसे। फिर देखिए उसके बाद सकाज आए थे। सका में आपने नाम सुना होगा, शक रूलर थे, जिसे रुद्रदामन ने किया था, ठीक है। अरे रुद्रदामन जो एक बहुत फेमस वहाँ का रूलर था, ठीक है, जिसने गुजरात और राजस्थान में उस टाइम रूल किया था। ये वेस्टर्न बोलते हैं, ठीक है, ये छत्रप और अभी इनको बोलते थे। इसका एक बहुत फेमस जो शुद्ध, बहुत ही चास्ट इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, मतलब शुद्ध इंस्क्रिप्शंस है, मतलब बिना बायसनेस वगैरह के लिखा गया है इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब हुनाज के बारे में आते हैं। 6th सेंचुरी में आए थे। सबको पता है गुप्ता के डिक्लाइन में, गुप्ता जो रूलर्स थे उनके डिक्लाइन में एक मेन हाथ हुनाज का था, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे कमजोर रूलर आ रहे थे वैसे वैसे इनके अटैक बढ़ते जा रहे थे। हालांकि लास्ट में स्कंदगुप्त ने काफ़ी रोकने की कोशिश की थी, फिर भी नहीं रोक पाया था। अब हम अरब के बारे में देख लेते हैं। अरब जो थे 712 ईस्वी में, सबको पता है मोहम्मद कासिम का अटैक हुआ था, जिस पे चचनामा एक बुक है लिखी गई है, उसमें इसका मेंशन मिलता है। जो हिंद रूलर थे उस टाइम सिंध में, उसके ऊपर अटैक किया गया था, ठीक है। फिर टर्क्स आते हैं 12वीं सेंचुरी में, हम सब जानते हैं। इसमें मोहम्मद गजनवी बोलते हैं, गजनी से लेकर के गोरी तक के अटैक को, उसके बाद फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का रूल आता। तो ये जो है भी आपको मैंने थोड़ा सा फॉरेन जो एक तो ट्रैवलर जो आए थे उनके बारे में और जो इन्वाइडर्स थे उनके सीक्वेंस के बारे में बता दिया, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर मान लीजिए एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं, एक और आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ डिटेल इसमें जो मैंने लिखा है कि बताया आपको कि जो सोशियो और इकोनॉमिक कल्चरल हिस्ट्री है ना, वो अब जो है यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस, इसमें अब ज़्यादा पूछ रहा है रादर देन पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है। अब आप देखिए किसी किंग रिलेटेड हो या किसी पर्सन बेस्ड हिस्ट्री जो है बहुत कम पूछता है, ठीक है, डायनेस्टी बेस्ड। अब जो है ज़्यादातर सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल हिस्ट्री ही पूछ रहा है, ठीक है। इसमें आप सब कुछ ले लें, लिटरेचर ले लें, आर्ट एंड कल्चर ले लें, सोसाइटी कैसी थी उस टाइम की, टर्मिनोलॉजी वगैरह हो गया, इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है, डिसेंट्रलाइज थी, सेंट्रलाइज थी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम देखिए क्या पढ़ते हैं, आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर भी आप पढ़ रहे हैं, आपने सबने पढ़ा होगा कि आप महाजनपद काल में आप चाहे शुरू करें तो वहाँ आप उसके बाद से लेकर के अशोक से लेकर के आप चंद्रगुप्त मौर्य तक पढ़िए एंशिएंट इंडिया में, ठीक है, या फिर आप चंद्रगुप्त द्वितीय तक पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, हर्षवर्धन तक पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा डिटेल आप इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो ध्यान देने की बातें हैं उसमें सबसे पहले आप जब पॉलिटिकल हिस्ट्री शुरू करें तो आप डायनेस्टी देखें कि डायनेस्टी है कौन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डायनेस्टी के बाद आप देख लीजिए फाउंडर कौन है उसके, फिर उसकी कैपिटल कहाँ थी, ठीक है। कैपिटल कई बार चेंज भी होती है, जैसे कोई बड़ा रूलर आ गया तो उसने अपनी कैपिटल अपनी सुविधा अनुसार चेंज कर लेते थे, ठीक है। किस पार्टिकुलर टाइम में थे, मतलब बीसी में थे कि एडी में थे, ठीक है। बीसी में भी थे तो उनके क्रोनोलॉजी पे, इसीलिए हमने अगला पॉइंट किया क्रोनोलॉजी पे भी ध्यान दिया जाए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से रूलर कैसे कैसे आए थे। मान लीजिए अगर हम बीसी की बात करते हैं तो आपको पता है जो मॉडर्न रूलर पहले आए थे, ठीक है, हाँ। उसके बाद जो थे सुंग थे, ठीक है, सुंग के बाद जो थे
फिर उन्होंने कुशाना नहीं बनाया था, क्योंकि जैसे मौर्य एम्पायर कमज़ोर हुआ था, वेस्ट से अटैक होने लगे थे, फिर कुशाना ने अपने कब्जा कर लिया था। ठीक है, कुशाना के बाद पता होना चाहिए, कुशाना के बाद फिर साउथ में देखो तो सातवाहन रूलर थे। ठीक है, सातवाहन रूलर साउथ में इनका काफ़ी लंबा पीरियड रहा है। तो इस बीच में नॉर्थ में गुप्त इंडिया जो गुप्ता रूलर्स थे वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सीक्वेंस मतलब ये होता है ना। अब इसमें दो तरह की क्रोनोलॉजी, एक होती है डायनेस्टी वाइज, एक होता है विद इन डायनेस्टी। ठीक है, मान लीजिए अब गुप्ता रूलर के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले वो पढ़ना है फाउंडर कौन है। ठीक है, फाउंडर के बाद पहला रूलर कौन था जो जिसने और स्ट्रेंथ मतलब और मजबूत किया एम्पायर को, फिर ऐसे हो गया। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह से होते हैं क्रोनोलॉजी इसमें। ठीक है, किंग्स मतलब वही होता है पर्सन के बारे में, जिसमें उसमें जो जनरली यही होता था कि कोई एक जो फाउंड करता था, बहुत कम समय तक शासन करता था, उसके बाद उसके कोई एक जो बेटे या फिर आगे सक्सेसर आते थे वो मजबूत करते थे। फिर जो चौथा पांचवा रूलर होता था जनरली हर डायनेस्टी में बहुत मजबूत होता था। इसलिए जैसे मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य, हम अगर मौर्य डायनेस्टी की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको इस्टेब्लिश किया। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ते हैं अशोक जो कि थर्ड रूलर था। ठीक है, उसने इसको बहुत मजबूत बनाया। अब इसी तरह हम अगर उसकी बात करें, मान लीजिए चलो एक मुगल का एम्पायर देता हूँ। मुगल का तो मुगल जो था उसमें मान लीजिए बाबर ने इसको इस्टेब्लिश किया, हुमायूं ने उसको थोड़ा स्टेबल किया, जीत कर दोबारा फिर से शेरशाह के वंशजों से। फिर उसके बाद अगली बार जो अकबर था उसने बहुत ज़्यादा फैलाया। ठीक है, फिर तो अच्छे रूलर आए, औरंगजेब के टाइम में सबसे बड़ा रूलर था। तो एक तरह से कहा जाए तो ये सीक्वेंस चलता था, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर जो इसके बाद इंपॉर्टेंट है ना रीजन मतलब क्षेत्र जहाँ पे वो रूल करते थे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि एंशिएंट इंडिया है, ये 16 महाजनपद थे। ठीक है, उनके अलग अलग राजा थे, 16 महाजनपद जो थे उनके 16 अलग राजा थे। कहाँ पे कौन एरिया था तो आप गेस नहीं कर पाएंगे जब क्वेश्चन कभी आ जाएगा मर्ज करने के लिए। कभी कभी तो नॉर्थ से साउथ तक आपको जो महाजनपद है उनके बारे में बताने के लिए बोला जाता है। ठीक है, कभी ईस्ट से वेस्ट के बारे में बताया जाता है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर अब एक्सपेंशन मतलब किस रूलर के टाइम में किधर एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ था, कौन से राज्य को कब जीता था, ये इसलिए जानना जरूरी है कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो, जब भी क्वेश्चन पूछे तो कर सको। फिर इंपॉर्टेंट था कोर्टियर और ट्रैवलर के बारे में, जैसे कोई एक पार्टिकुलर ट्रैवलर जो है उस पार्टिकुलर राजा के बारे में लिखता है या उस समय आया था उसने लिखा। ठीक है, कोर्टियर जो उनके अपने ही भाटक बोल सकते हैं, उस टाइम तो भाट बोला जाता था क्योंकि ये उनके बारे में प्रशंसा करते थे, बताते रहते थे। ये कई बार राज्य द्वारा वित्त पोषित भी होते थे, इसलिए वो राजाओं के बारे में ही लिखते थे, अपने राजाओं के बारे में। बहुत बड़ी एक जो हमारी हिस्ट्री लिखने की सबसे बड़ी समस्या है उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि जो उस टाइम बायोग्राफी वगैरह लिखी गई हैं वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं मानी जाती, क्योंकि ये माना जाता है कि जो कोर्टियर थे जो इतिहास लिख रहे थे वो स्टेट से ही स्पॉन्सर्ड थे, तो वो तो हमेशा राजा के बारे में अच्छा ही लिखेंगे। फिर भी हमें बहुत सारी अच्छी मिल जाती हैं, इसीलिए क्रॉस चेक किया जाता है कि उस टाइम कोई और ट्रैवलर आया हो या कोई और राइटर कहीं लिख रहा हो तो उसमें हमें अच्छे से जानकारी मिल सकता है। जैसे हम रवि कीर्ति जिसने पुलकेशियन सेकंड के बारे में लिखा है एहोल अभिलेख में, और जहाँ एक तरफ हर्षवर्धन के बारे में बाणभट्ट ने लिखा है, तो दोनों को हम क्रॉस चेक करते हैं तो हमें बहुत सारी सच्चाइयाँ पता चल जाती हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसमें आते हैं रिलेशंस विद द नेबरिंग एंड फॉरेन स्टेट। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं। तो जो छोटे छोटे स्टेट थे उन्होंने चंद्रगुप्त ने उसको जीता। ठीक है, तो कैसे स्टेट थे, उन्होंने शादी की थी सेल्यूकस से भी। ठीक है, अपने इंडियन जो स्टेट थे उनमें भी शादी करके अपने रिलेशन को मजबूत किया था। फॉरेन इंडियन स्टेट में वही ट्रेड वगैरह ले लें हम उनके साथ, कैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन है इसके बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, तो कभी कभी एम्बेसी वगैरह जो राजदूत होते थे वो भेजे जाते थे कि एक दूसरे को विजिट करें, जाने पहचाने। ठीक है, जो मार्को पोलो था वो भी एक गया था कुबलाई खां के दरबार में। ठीक है, तो उसने भी वही बेसिकली वही है कि एक देश से दूसरे देश में और अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध है इसके बारे में देख लेना आपको। ठीक है, जिसे अजातशत्रु ने अपने आसपास के सारे राज्यों को जीत लिया था। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि मगध एम्पायर और स्ट्रांग होगा, हमें और भी अपने को मजबूत करना है। ठीक है, तो उसने जितना शुरू कर दिया था, उसकी बहुत टॉलरेंस की पॉलिसी नहीं थी। ठीक है, नेबरिंग स्टेट को लेकर के। फिर अगर हम किसी राज्य के या स्टेट के डायनेस्टी के पॉलिसी और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ें, जैसे हम अशोका का एग्जांपल लेते हैं एंशिएंट इंडिया में, तो उसके बारे में जो रिलीजियस पॉलिसी थी, हम धम्म में बाद में बोलते हैं, धम्मा पॉलिसी। इसने फिर कई सारे ऑफिसर्स इसमें लेकर के कई सारे ऑफिसर्स उसने वो किए थे, क्या बोलते हैं, अपॉइंट किए थे। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो बनाए थे, मतलब एक चेन ऑफ ऑफिसर्स बनाए थे कि अकाउंटेबल भी होंगे, तो कि आप जो स्टेट है, सब्जेक्ट है, उनकी प्रजा है, उनके भलाई के लिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे इंस्क्रिप्शन वगैरह में हमें मिलता है ना कि अशोक के ये निर्देश दिए गए थे प्रजा को, नाम से ये निर्देश थे, तो ये सब हो गया। ठीक है, फिर अब इसमें जो अचीवमेंट्स में वही आ गए फिर से एक तरह से। अगर पॉलिसी डेवलपमेंट देख लें, अचीवमेंट थोड़ा इस तरह हो जाता है हम हिस्ट्री पर्पज से कि उनका पॉलिटिकल अचीवमेंट्स क्या, इकोनॉमिकल क्या था, कल्चरल क्या था, आर्किटेक्चर वगैरह में क्या था, ये भी ध्यान देने लायक है। टाइटल एक इंपॉर्टेंट हो जाता है एंशिएंट इंडिया में कि क्या किया, जैसे हम सेना करते आपने पढ़ा होगा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। सेना करते जो थे, ये जो मराठा सरदार होते थे सेनापति, उनको बोला जाता था। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें, जिसे अमित्र घात बोला जाता है, अमित्र
मित्रघात बोला जाता है, किसको बोला जाता है? ये जो अशोक के पिता थे उनके उनके बारे में बोला जाता है, ठीक है। अजातशत्रु बोला जाता है, तो नाम भी था उसका लेकिन फिर भी एक टाइटल हो गया। बाकी आप मान लीजिए शाकाहारी बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसको शाकाहारी, क्योंकि उसने शकों को, तो ऐसे ही बहुत सारे जो महाराजा धीराज और गुप्ता रूलर जो कई तरह के टाइटल्स वगैरह लेते थे ना, परम विक्रम, जिसे अब एक तरह से विक्रमादित्य, ये टाइटल ही है, तो ये टाइटल्स वगैरह हो गए। बाकी एक लीगेसी इंपॉर्टेंट होती है हर एक किंग का, ठीक है, चाहे राजा हो या डायनेस्टी हो, किसकी लीगेसी क्या रही थी। जैसे गुप्ता काल के बारे में बोला जाता है, ट्रेड वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हुआ था, एक तरह से गोल्डन एज उसको बोलते हैं, तो वो लीगेसी है। लेकिन बाद में जब डिक्लाइन होती है तो उसके बारे में भी हम थोड़ा अभी पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे आते हैं, ठीक है, आपको इसके बारे में। अब सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री हमने देखिए इसलिए आपको इसलिए बताया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अब जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जो वेटेज है वो काफ़ी बढ़ गया सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री पे, ठीक है। इसीलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, पहले इकोनॉमी बताएंगे फिर सोशल बताएंगे। इसमें इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा नेचर है, इकोनॉमी की नेचर कैसी है, ठीक है, ट्रेड बेस्ड थी, जिसे हमने पढ़ा है कि अभी जिसे हम अगर बात करें चाइना की, तो चाइना को बोलते हैं कि एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। सऊदी अरब में बात करें तो वो भी एक्सपोर्ट बेस्ड है क्योंकि ऑयल का एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, ठीक है। अब हम ट्रेड बेस्ड करते, तो आईबीसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो एक ट्रेड बेस्ड थी। सब पता है कि उसको जो मेन हैबिटेशन सेंटर्स थे, जो साइट्स थी, वहाँ से लोग दूर दूर से लोग लाते थे सामान, और बाहर मेसोपोटामिया वगैरह भेज करके वो फिर मतलब एक तरह से उनकी जीविका का एक प्रमुख साधन था ट्रेड, मतलब व्यापार, ठीक है। फिर अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बात करें तो पेस्टोरलिस्ट थे। आप इसमें पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, कैटल इस हम काऊ से लेते हैं, तो काऊ से ही मिलता है। जैसे लड़की को दुहिता बोला जाता था क्योंकि वो जनरली मिल्क जो है दूध धोने का काम करती थी उस टाइम, ठीक है। बहुत सारी मतलब गोधुली आपने सुना होगा, गो मतलब गाय, तो ये बताता है कि पेस्टोरलिस्ट सोसाइटी थी अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर प्लस पेस्टोरलिस्ट कब थी? लेटर वैदिक पीरियड में, जब महाजनपदा काल शुरू होता है, ठीक है। इसी टाइम बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी आविर्भाव हुआ था, मतलब जन्म हुआ था उसका, ठीक है। फिर अर्बनाइजेशन एक पीरियड आता, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि उसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोलते हैं, जब महाजनपदा काल में धीरे धीरे जो 16 महाजनपद थे उनके आसपास जो क्षेत्र थे पूरे अर्बन एरियाज में डेवलप होने शुरू हो गए थे, बड़ी बड़ी राजधानियाँ बनने लगी थी। राजधानियाँ बनने के उसी राजधानी के आसपास के एरिया को रविंद्र थापर ने बांटा है, मतलब वो तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन में इंपॉर्टेंट रोल जो था वो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद गोल्डन ईरा आता है जिसमें हम गुप्ता काल के बारे में पढ़ते हैं, हालांकि ये क्लासिकल एज भी बोलते हैं। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि मतलब जो हिस्ट्री थी बढ़ा चढ़ा के लिखी गई, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हम आपको एक एग्जांपल देना कि कैसे इसमें इकोनॉमी का स्टेटस क्या था, नेचर क्या था। फिर डी अर्बनाइजेशन भी होता है जिसे हम डार्क एज पर कहते हैं। अगर आप डी कौशाम्बी के शब्दों में लेंगे तो इसको हम डार्क एज बोलते हैं। अर्ली मिडाइवल पीरियड मतलब गुप्ता काल के डिक्लाइन से लेकर के जब तक राजपूत काल चल रहा होता है उस टाइम, या जब तक टर्क आकर के दिल्ली पे अटैक करके कब्जा नहीं कर लेते हैं, तब तक इसको हम जनरली डार्क एज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, इन्होंने इसलिए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इसको डार्क एज बोला है, ठीक है। अब इसमें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छा इसी में थोड़ा एक और है सामंत आपने सुना होगा, यूरोप में इसको फ्यूडलिज्म बोलते हैं, ठीक है। फ्यूडल जिसमें मैनर सिस्टम था, मतलब एक बड़ा दुर्ग होता था, उसी में अपना जो सामंत था वो रह रहा होता था, और उसके जो नौकर चाकर थे उसको फीफडम बोलते थे, ठीक है, वो जो खेती करते थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें सामंत होते हैं, ठीक है। सामंत में जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि राजा जो था जब कमज़ोर राजा होते थे तो वो अपने को मजबूत करने के लिए सैनिक रूप से या फिर अपने इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए अपने कोर्ट वगैरह में तो वो लोगों का सहारा लेते थे, जो मजबूत चिफ्टन्स क्या बोलते हैं मुखिया वगैरह होते थे उस टाइम, बोल सकते हैं छोटे छोटे राजा, तो उनको लैंड ग्रांट्स में लैंड दे करके सेटिस्फाई करते थे कि ये लीजिए आपके ये टैक्स, आप जो लैंड है ये आप पे कब्जे में, आप इस पे जो भी उत्पादन होता है आपके कब्जे में जाएगा, जब जरूरत हमें पड़ेगी आप हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मैं आपको बता दूँ, सयुर्धल इसको भी लैंड ग्रांट से बोलते हैं, ठीक है। सयुर्धल एक वर्ड है, आप बहुत लोग पढ़ते होंगे, देवदान पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ब्रह्मदेव एक वर्ड होता है वो पढ़ा होगा आपने, ग्रामदेव पढ़ा होगा। तो ये जो था ये सब लैंड ग्रांट्स के टाइप्स थे जो कि अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को समय पर दिया जाता था। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख लीजिए, धीरे धीरे जब अर्बनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें जो अर्बन सेंटर्स थे वो किसी एक खास चीज़ों के लिए जाने जाते थे, जैसे कौशाम्बी वगैरह था, कौशाम्बी हो गया, या कन्नौज हो गया जो इत्र के लिए जाना जाता था, कन्नौज, ठीक है। पैठन हो गया जो कि साड़ियों के लिए जाना जाता था, कॉटन साड़ियों के लिए। उरैयूर भी जो था तो कॉटन के लिए जाना जाता था, ठीक है। मथुरा जो था वो स्टैचू आप जानते हैं, आप वहाँ स्टैचू बिल्डिंग थी। बाकी मथुरा एक ट्रांजैक्शन पे था, जो ना इधर से भी आ रहा था, इधर भी आ रहा था, इधर भी आ रहा था, बंगाल जाता था, ये नॉर्थ वेस्ट से आ रहा होता था, ये साउथ इंडिया गुजरात कोस्ट पे जाता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। उरैयूर हो गया आपका, कविरीपट्टनम पोर्ट भी था, वो बड़ा सेंटर भी था कमर्शियल उस टाइम जब चोला रूल कर रहे थे, ठीक है।
काशी हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, इस तरह कई सिटीज़ थी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब हम आते हैं ट्रेड पे। ट्रेड मतलब दो तरह के, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस। ये इसलिए क्योंकि जो मौर्य काल में शांति और व्यवस्था अच्छी थी, तो उस टाइम काफ़ी ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ था, जो कुषाण के टाइम में पीक पे पहुंचता है, बीच में ब्रेक होता है, फिर गुप्ता काल में फिर बहुत आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें दो तरह के, क्रॉस बॉर्डर हो गया जिसमें लग्जरी गुड्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस हो गया, इसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, जो कि जनरली बैलगाड़ी वगैरह ही होती थी या रथ होते थे, ठीक है या लोग कारवा बना के चलते थे। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड में रीजनल हो गया, जिसमें एसेंशियल गुड्स थी, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पे ही होते थे। आज भी यही ट्रेंड है, ठीक है। मैक्सिमम सेथी जो है एक, आप जानते हैं, सेथी जो है गिल्ड को बोलते थे, जो मर्चेंट्स के ग्रुप होते थे उनको बोलते थे, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं, जिसमें अब थोड़ा बहुत डिटेल पढ़िए तो ट्रेडर्स के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है, कौन लोग थे। जैसे आप चट्टी के बारे में पढ़ेंगे, ये पूछ लेता है, ये हर जनरली पूछता है, चट्टी हो गया, ठीक है। फिर आप देख लीजिए ऐसे ही, और सार्थवाह बोलते हैं, एक वर्ड है सार्थवाह भी, जो ग्रुप था ट्रेडर्स का, ठीक है। गिल्ड्स, वही गिल्ड्स बोलते हैं, सार्थवाह हो गया, ठीक है। फिर इनके गिल्ड्स के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ाऊंगा। यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था हमारे हिस्ट्री ऑप्शनल में, गिल्ड्स के रोल के बारे में पूछा था, ठीक है। हम पोर्ट्स के बारे में, पोर्ट्स बहुत सारे थे, चौल था, दोभाल था, ताम्रलिप्ति था, ठीक है। और भी बहुत सारे पोर्ट्स के बारे में पूछ लेता है। उस टाइम जो पुराने पोर्ट्स थे, नाम याद नहीं आ रहे हैं, जैसे अब कालीकट वगैरह थे, सब पुराने थे, ठीक है। चौल, दोभाल हो गया, महाराष्ट्र कोस्ट पे थे, ठीक है। भावनगर हो गया, जिनको हम ब्रिजभाषिका या कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में वही बेसिकली देख लीजिए, अब दोनों तरह से थे, लैंड में भी था और सी, ठीक है। सी या रिवराइन बोल सकते हैं, ठीक है, रिवराइन जो ट्रांसपोर्ट थे, मतलब नदी के थ्रू जो होता था। फिर हम ट्रेड रूट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उत्तरापथ और दक्षिणापथ, ये दो मेन थे। इसके बाद ये साइड उत्तरापथ जो था वो सेंट्रल एशिया से होते हुए गांधार, तक्षशिला होते हुए, गांधार, तक्षशिला होते हुए मथुरा हो गया, काशी हो गया, पाटलिपुत्र होते हुए ताम्रलिप्ति तक जाता था। ताम्रलिप्ति एक पोर्ट था, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, जो बे ऑफ बंगाल में, मतलब बे बंगाल से जोड़ता था इसको। तो बेसिकली ये आधा दूर तक लैंड था, फिर नदी से होते हुए जाता था, ठीक है। दक्षिण पथ की बात करें तो मथुरा मान लीजिए, मथुरा से ये गुजरात जाते थे, गुजरात से दक्षिण पथ शुरू होता था, गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर से, ये पैठन होते हुए यहाँ से, ठीक है, पैठन होते हुए, उरैयूर होते हुए, ऐसे उसमें बहुत फेमस था उरैयूर जगह, फिर कावेरी पत्तन तक जाता था, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देने लायक है ये। अब इसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हमने बता दिया आपको, इसमें ध्यान देना कौन सी चीज़ें मतलब इम्पोर्ट होती थी, एक्सपोर्ट होती थी। अब कॉइन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उनके नाम, दिनार पढ़ा होगा आपने, दिरहम पढ़ा होगा, ठीक है। कारसपन वगैरह बोलते थे बहुत पहले, कौरी वगैरह भी बोलते हैं, जो छोटी छोटी अमाउंट में कॉइन्स होते थे उनको, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप आगे आएंगे उनके बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे, कॉइन्स के बारे में। हर एक पार्टिकुलर डायनेस्टिक टाइम में अलग अलग जो थे कॉइन्स के नाम पड़ते थे, किससे बने होते थे, इंपॉर्टेंट, जैसे सोने से, चांदी से, या कॉपर से, या प्रोटीन या लीड से बनते। लीड जो थे वो सातवाहना के टाइम में बने थे। इससे पता चलता है कि इनकी इकॉनमी कितनी गर्त में थी, कितनी अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी। सिम्बल्स जो इस पर बने हुए हैं उससे ये प्रूफ होता है कि उनकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, ठीक है। उनके क्या बोलते हैं, उनकी उपाधियों के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। जैसे एक पे बोट मिलता है, मैंने बताया आपको ना, सातवाहन के टाइम में जो कॉइन्स मिले उस पर बोट मिलता है। बोट से पता चलता है कि उनके टाइम ट्रेड जो था नदी के थ्रू या फिर समुद्र के थ्रू होता था, ठीक है। फिर बता दिया इंडो ग्रीक जो थे पहले थे जिन्होंने सोने के कॉइन निकाले थे, ठीक है। फिर लीड हो गए जो सातवाहना थे, ठीक है, जिससे लीड के कॉइन बने हुए थे, सबसे ज़्यादा जो थे गुप्त काल में निकले थे। सोसाइटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत बेसिक है। इसमें आप जब भी पढ़ेंगे सोसाइटी में 4-5 चीज़ें आप बेसिक ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छा कर लेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आता है कि सोसाइटी थी किस तरह की, कई बार मैट्रिमोनियल आता है, फिर ठीक है पैट्रिलियन आता है, उसके बाद वुमेन की स्टेटस क्या थी, गर्ल्स की क्या स्टेटस थी, ठीक है। फिर आ जाएंगे कैसे मतलब फैमिली जो थी लिंक थी बाकी चीज़ों से, जैसे फैमिली शुरू जो यूनिट थी, फिर वो किंगशिप तक जाती थी, राजा तक जाती थी उसमें, ठीक है। बहुत सारे तरह की और भी चीज़ें थी इसमें। तो आईबीएससी में देख लीजिए आप, अर्बनाइजेशन था, ठीक है, उसमें भी आप पढ़ते हैं कि लोअर सिटीज़ थी, अपर सिटीज़ थी, ठीक है, फोर्टिफिकेशन था। तो ये आप सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन वगैरह होता था। बहुत बार जो क्रीमेटरी होती थी ना, उसमें बहुत सारे गुड्स वगैरह अपना जाते थे, ये अमीर लोगों को दिखाता था, गरीब लोगों के पास नहीं कुछ होता था तो उनको नहीं था, क्योंकि वो बाद के मतलब मरने के बाद दुनिया में बिलीव करते थे, ठीक है। वैदिक काल में आप आ जाइए तो उसमें हमें सबसे पहले जो वर्ण वगैरह कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग हुआ नहीं था, अभी ये बस इवॉल्व हो रहा था, डेवलप हो रहा था धीरे धीरे चीज़ें। लेटर वैदिक काल में हम देखते हैं, वैदिक काल में बहुत सारे जो वुमेन के स्टेटस के बारे में पता चलता है कि कैसे थे, स्टेटस बहुत अच्छी थी। बाद में लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा कम हो गई थी। वर्ण और कास्ट के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें लेटर वैदिक पीरियड में, इस टाइम बहुत मजबूत हो गया था वर्ण। अब सबको पता था कि इसमें 4 तरह के वर्ण गए थे, जिसमें से ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, ठीक है। जिसमें इनके
जो वर्क वो करते थे उसी बेसिस पे था, ठीक है। इसमें बेसिकली आप अगर देखें तो वरना मतलब होता है जो चीज़ चल रही हो, कलर होता है, कलर मतलब होता है रंग होता है, लेकिन अब इसमें वरना मतलब जो उस टाइम लेटर वैदिक काल में था कि वो जो चीज़ चल रही है वो उसी हिसाब से चले, कोई क्रॉस नहीं कर सकता था कि क्षत्रिय तो ब्राह्मण बन जाए, रेयरली होता था, वैसे तो शुद्ध बन जाए, वैसे तो क्षत्रिय बन जाए, शूद्र तो वैसे बन जाए, ठीक है। जनरली ऊपर से जाना नीचे बहुत मुश्किल था, हाँ यहाँ से यहाँ हो सकता था, ये आप सब जानते हैं, यहाँ से होता था कभी राजा रंक वाला कॉन्सेप्ट है ना वो, ठीक है। फिर अब इसमें जो मौर्य और पोस्ट मॉडर्न पीरियड में था, इसमें सोसाइटी में काफ़ी डेवलप हुआ था, क्योंकि धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी आ रही थी। तो हम जो पढ़ेंगे ना अभी हम आपको डिटेल जब पढ़ाएंगे तो वैश्य और शूद्र के बारे में, जिसमें देखिए शूद्र बहुत सारे वैश्य बन गए, वैश्य जो तो क्षत्रिय नहीं बन पाए, लेकिन इन्होंने क्षत्रियों की सहायता लेकर के बड़े बड़े लैंड्स पे और शूद्रों को डिप्लॉय कर करके अपने ट्रेड और कॉमर्स को और अपने क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह को काफ़ी बढ़ाने में हेल्प ली थी, ठीक है। डिटेल पढ़ाएंगे कभी आपको तब बताएंगे। अभी गुप्ता काल में आप सब जानते हैं क्लासिकल एज बोलते हैं इसको, हालांकि इस पर भी डिबेट है, फिर भी गुप्ता काल में जो स्टेटस काफ़ी अच्छा था, ठीक है। अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सोसाइटी में जब पढ़ रहे हैं तो उसमें हम किस तरह की सोसाइटी थी, ठीक है, वुमेन की कंडीशन क्या है, गर्ल्स की क्या कंडीशन है, ये हो गया। फिर जेंडर जिसको बोलते हैं, ओवरऑल जेंडर अगर बोलते हैं हम वुमेन और गर्ल्स को लेकर के, तो उसमें क्या स्टेटस था, उनका स्टेटस उठ रहा था बैठ रहा था। इसमें जो स्मृति ग्रंथ वगैरह हैं वो इनके बारे में बहुत ज़्यादा मेंशन करते हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं साउथ इंडिया। इसमें हाँ साउथ इंडिया में भी हम पढ़ते हैं इसमें कि मतलब मान लीजिए जैसे इसमें अगर आप मान लीजिए विवाह के बारे में पढ़ते हैं ना, मैरिजेज के बारे में स्टेटस, तो बहु विवाह था कि सिंगल विवाह था या फिर सती प्रथा थी कि नहीं थी, ये सब चीज़ें अभी आगे पढ़ने को मिलेगा। तो जो मेगालिथिक साउथ इंडिया को अगर हम हिस्ट्री को देखें तो मेगालिथिक कल्चर मतलब 1200-1500 BC से लेकर के संगम एज तक, और उसके बाद अर्ली मिडिवल पीरियड में आपको जो चोला लेटर चालुक्याज थे, पांड्याज थे, चेराज थे, इनके बारे में, इनके सोसाइटी के बारे में देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो था, मान लीजिए अगर वुमेन को हम सेंटर बनाते हैं सोसाइटी में, ठीक है, वुमेन का स्टेटस जो था धीरे धीरे साउथ इंडिया सोसाइटी में उठते गया था। अब इसमें डिटेल बताऊंगा कभी आपको, ठीक है। फिर एक टाइम आता है विजयनगर के बाद, विजयनगर में बहुत अच्छी होती है कंडीशन इनकी, ठीक है, बहुत सारे अधिकार भी होते हैं उनके पास, ठीक है, मैरिजेस टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। अब हम आते हैं जो थर्ड इंपॉर्टेंट है सोशियो इकोनॉमिक के बाद अगर, तो इंपॉर्टेंट कल्चरल हिस्ट्री, ठीक है। कल्चरल हिस्ट्री में बेसिकली आप लिटरेचर देख लीजिए, ठीक है, फिलॉसफी देख लीजिए, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर, 3 भाग में बांट सकते हैं। आर्किटेक्चर अगर देखें तो स्ट्रक्चर्स थे, बिल्डिंग्स थी, स्तूपाज थे, चैत्याज विहार थे, स्टैचूज थे जिसमें गांधारा, मथुरा, अमरावती, सारनाथ वगैरह स्कूल थे, ये सब आर्किटेक्चर वगैरह। फिर अब अगर गुप्ता काल में देखेंगे तो रॉक कट टेम्पल वगैरह बनने हुए थे, इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर भी बनने शुरू हो गए थे, ठीक है, जिसमें हम अगर आगे बढ़ाएंगे अभी आगे, तो ये सब ध्यान दिए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़िए तो डिटेल पढ़िए खूब, ठीक है। किस डायनेस्टी के टाइम में किस रूलर ने किसको सपोर्ट किया था, ठीक है, किस धर्म से रिलेटेड जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप करने में हेल्प की थी। अब फिलॉसफी की बात हम करें अगर, तो उपनिषद इसलिए क्योंकि फिलॉसफी को ही मतलब उपनिषद को ही फिलॉसफी का आधार माना गया है हर धर्म में अभी तक जो डेवलप हुए थे उस टाइम तक। जैसे उसमें तो मेन थे सनातन तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी अर्ली फॉर्म ले रहा था, ठीक है, उसका डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम हिंदुज़म का, इसलिए उसको सनातन बोला जाता है। अब बुद्धिज़्म हो गया आपका, ठीक है, बुद्धिज़्म में महायान, हीनयान, अभी थोड़ा हम डिटेल आपको बुद्धिज़्म के बारे में किसी दिन पूरे डिटेल से बताएंगे, तो एक भी फैक्ट नहीं छूटेगा आपका जिसमें आप कहेंगे कि अरे यार सच में ये लेक्चर मतलब कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। जैनिज्म, श्वेतांबर, दिगंबर, इनके कितने बुक्स वगैरह थे, कितने उस टाइम राइटर थे, जैसे नागार्जुन वगैरह थे, अशुघोष वगैरह थे, सब पढ़ेंगे अभी हम आगे चल के, ठीक है। वेदांगाज तो वही लिम्स सोचते हैं जो वेद के 6 होते हैं, बताऊँगा अभी आज डिटेल चल के, ठीक है। फिर धर्मशास्त्र हो गया, गृह सूत्र हो गया, धर्मसूत्र हो गया, सॉरी शास्त्र नहीं, धर्मसूत्र हो गया, सूत्र इसको बोलते हैं बेसिकली, सूत्र लिटरेचर, सूत्र और लिटरेचर बोलते हैं, 3 तरह के थे ये। उसमें धर्म के बारे में हो गया, गृह में घर के बारे में हो गया, सोलो मतलब इसमें जियोमेट्री वगैरह जो है या कुछ बनते थे, जैसे यज्ञ वगैरह का साइज़ क्या होगा, ये सब की चीज़ बारे में लिखा था, मतलब यज्ञ पवित्र या यज्ञ से रिलेटेड चीज़ें थी ना, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह उससे रिलेटेड था, ठीक है। इसमें 30 थी बेसिकली, एक तरह से बोलें तो लॉ बुक बोल सकते हैं उस टाइम जो लिखा गया था। फिर कमेंट्रीज मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में कमेंट करना। मान लीजिए कोई बुक लिखी हुई है महाभारत में अगर कोई लिख देता है 10, 15, 20 पेज का थोड़ा कर करके, तो उसको हम कमेंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे पतंजलि जो थे उन्होंने लिखा था, पतंजलि ने पाणिनि पे कमेंट्रीज लिखी थी उस टाइम, ठीक है। ज्ञानेश्वर जो एक बहुत फेमस संत है उन्होंने बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी थी, ठीक है। बेसिकली और लैंग्वेज का भी ध्यान रखना, ठीक है, कि कौन सी जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज्म में या बाकी जो उस टाइम के ग्रंथ लिखे गए थे हिस्टोरिकल, उसमें देखा जाए तो कौन सी भाषा में लिखा गया, जैसे पाली है बुद्धिज़्म का था, प्राकृत जो था जैन का भी था, ठीक है, प्राकृत जैन का था, संस्कृत जो था गुप्ता काल में जो मैक्सिमम लिखे गए थे, तमिल तेलुगु जो साउथ इंडियन लिखे गए थे, जैसे संगम जो लैंग्वेज है वो तमिल में लिखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम आ जाए इसमें अगर लिटरेचर की बात करें, मैंने थोड़ा बहुत आपको व्यू दिया था लिटरेचर का।
सोर्स जब हम सोर्सेज पढ़ा रहे थे आपको, हिस्ट्री सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बेसिकली होता है इसमें, मतलब जिसमें डायरेक्टली हिस्ट्री से रिलेटेड सोर्स मिल रहे हैं, बहुत सारी मतलब इधर उधर की बातें नहीं की गई हैं, ठीक है। तो इसमें किंग्स जो राजा थे, उनके कोर्टियर थे, उनके ट्रैवलर्स थे, वो लिखे। हम अभी और डिटेल से बढ़ाएंगे आपको, ठीक है। बेसिकली आपको ध्यान देना है कि आपको पढ़ते समय ये सब चीज़ें ना छूटे, ठीक है। वेद, उपवेद, किस वेद से कौन सा उपवेद किस वेद का उपवेद है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट देखना है। अरण्यक भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, तैतरी आप देख लीजिए, अरण्यक, ठीक है। शतपथ देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे हैं। पुराना 18 होते हैं, उनके नाम तो नहीं जाने, लेकिन इनका थीम क्या है पुरानाज का, बेसिकली ये सब फ्यूचर टेंस में लिखे गए हैं, ठीक है, फ्यूचर टेंस में लिखे गए हैं। और इसमें बहुत सारी क्रोनोलॉजी मिलती है, ठीक है, वो इनके फैमिली के बारे में, जैसे मौर्यन के बारे में मिलता है, गुप्ता के बारे में मिलता है, ठीक है। ये विष्णु पुराण जिसे बहुत 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 ज़्यादा उसमें मतलब मौर्य के बारे में बताता है। जो गरुड़ पुराण है वो आपके क्या बोलते हैं, गुप्ता के बारे में बताता है। ऐसे बहुत सारे पुराने, मत्स्य पुराण जो सातवाहना के बारे में बताता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए बस, ठीक है। संहिताज बोलते हैं जिसे, वही रामायण महाभारत के बारे में हो गया, ठीक है। संहिता बेसिकली कोडिफिकेशन ऑफ लॉज वगैरह से, ठीक है। एपिक्सन में रामायण महाभारत इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस में बहुत सारे हो गए, जब मैंने बताया था, मैथ पे लिखी गई बुक है, साइंस पे लिखी गई, एस्ट्रोलॉजी पे लिखी गई, एग्रीकल्चर पे लिखी गई है, ठीक है, एक मेडिसिन पे लिखी गई थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा सब चीज़ों का। एक हम सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने बार बार आपको टर्मिनोलॉजी वगैरह ध्यान दें, पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको बोला था कि टर्मिनोलॉजी जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड मिसलेनियस है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखा जाए। तो ये देखिए कि कहाँ से मिलेंगे आपको सोर्सेस टर्मिनोलॉजी के लिए, ठीक है। आप बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे टर्म्स उसमें आते हैं, आपको याद भी रहता है, बहुत बार नहीं याद रहता है। तो अगर आपको एक जगह पढ़ना है जिसमें 3 हम गेस कर रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्टली टर्मिनोलॉजी पे ही वेस्ट होते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रमीला थप्पा की एक बुक है, अर्ली इंडिया करके, उसमें की टर्म्स दिया है। जैसे बुक स्टार्ट होती है करीब 7 से 9 पेज के बीच में, 7 से 9 पेज पे उन्हें की टर्म्स दिए हुए हैं एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। इसमें स्टोन एज से लेकर के अर्ली मिडाइवल इंडिया तक जो की टर्म्स हैं, जितने भी, चाहे इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल, सोसाइटी हो, सबके बारे में मिलता है, ठीक है। तो वो ध्यान देना। फिर हम उपेंद्र सिंह की एक बुक है जिसमें लास्ट में ग्लॉसरी मतलब होता है शब्दावली। तो इसमें आपको 4 पेज ऐसे दिए हुए हैं, जिसमें आपको मैं फिर 2-4 एग्जांपल दे देता हूँ उपेंद्र सिंह की बुक का, जिसमें आपको आइडिया मिल जाएगा क्या बोलते हैं। जो अयोवेले थे वो गेस करना होगा क्या थे, ठीक है। मंडपिका वगैरह है, आपने पहली बार ही नाम सुन रहा होगा, मैं गारंटी देता हूँ ये जो नाम आपको पहली बार सुन रहा होगा, जो हिस्ट्री बहुत डिटेल से नहीं पढ़ा है। मंडपिका क्या थे, अयोवेले क्या थे, परियम पुराणम क्या थे, ठीक है। संथारा तो बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, टेम्पल स्ट्रक्चर का था, ठीक है। अगर वेल्लीर क्या होते थे, विरागल क्या थे, विरागल बेसिकली जो थे ये स्टोन थे, जो स्टोन ऑफ हीरोज। साउथ इंडिया के गाँव में जो कोई कभी लड़ते हुए युद्ध हार जाता था या शहीद हो जाता था, तो उसके वीरता में जो गांव के बाहर एक पत्थर लगा जाते थे उसको विरागल बोलते हैं, ठीक है। वेल्लीर क्या थे, चिप्टन्स थे। साउथ इंडिया में जब सामंतवाद का एक छोटा सा रूप मिलता है चिप्टन्स की, इनकी हेल्प से राजा, बड़े बड़े राजा जो थे इनकी आर्मी वगैरह का हेल्प लेते थे। तो चिप्टन्स मतलब होता है 1-2 छोटे स्टेट या छोटे जगहों का मालिक या मुखिया बोल सकते हैं, ठीक है। संधारा जो है टेम्पल स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, जो इंक्लूड, मान लीजिए कोई टेम्पल इसमें बना हुआ है तो इसके पीछे जो सरकमफ्रेंस होता था ये इंक्लोज होता था, बंद होता था, इसको संथारा बोलते थे, ठीक है। इसी में अब डिपेंड करता था कि एक तरफ मंदिर खुला हुआ है तो उसको कुछ और बोलते थे, दूसरी तरफ खुला तो कुछ और, 3 तरफ खुला और तो 4 तरफ से, इसको ये बताऊँगा पैटर्न कभी आपको, ठीक है। जो ये पेरिया पूरा नाम था ये इंपॉर्टेंट है। ये नैनार जो संत है उनके हैगियोग्राफीज है, हैगियोग्राफीज होता है बायोग्राफीज ऑफ संत, ठीक है, उनको बोलते हैं। मंडपिकाज क्या था, आप गेस करिए, लगेगा कि कोई शादी से रिलेटेड था या कोई ऐसे फंक्शन हो रहा रिलीजियस उसमें था, लेकिन ये बेसिकली एक एक्सचेंज सेंटर हुआ करते थे। मान लीजिए गांव से कोई चीज़ ला रहे हैं लोग, शहर के बाहर एक जगह है जहाँ पे वो इकट्ठा किया, फिर उसको शहर भेज दिया, या शहर से कोई चीज़ लाई गाँव भेजनी है, तो ये जो एक्सचेंज पॉइंट होता है उसको मंडपिका बोलते थे। ये आपको ना उपेंद्र सिंह पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आया बोले, आप लोग सब लोग पढ़ते होंगे, जानते होंगे, ठीक है, जिसे सेठी वगैरह पढ़ा हो आपने, बहुत सारे सार्थवा वगैरह वर्ड जो होते थे, वैसे ही ये भी है, ठीक है। अरावल जो होते थे ये पावरफुल मर्चेंट गिल्ड होते थे जो साउथ इंडिया में पाया जाता था, आया बोले, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसलिए टर्मिनोलॉजी पर मतलब ज़्यादा जोर दिया जा रहा है यूपीपीएससी सीपीएससी द्वारा, ठीक है। अब आर एस शर्मा की एक बुक है, उसमें लास्ट के 3 पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी क्रोनोलॉजी ऑफ लिटरेचर, ठीक है। जो मतलब अर्ली मिडिवल इंडिया में जब भी वेद से लेकर के लास्ट में आप देख लीजिए अलबरूनी वगैरह तक लिखा हो, या फिर
डायनेस्टी वाइज जो हर एक राज्य के एक एक कोर्टियर ने लिखा उसके बारे में डिटेल दिया और क्रोनोलॉजी दिया। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको क्रोनोलॉजी दिया गई, मतलब कौन सी बुक पहले लिखी गई है, कौन सी ड्रामा पहले लिखी हुई है। तो आर एस शर्मा जब भी खोलिए लास्ट में एक बुक है, उसके पीछे एक क्रोनोलॉजी ऑफ लिटरेचर है, वो देख लीजिए, ठीक है। फिर एक जो साउथ इंडिया के बारे में अगर टर्मिनोलॉजी जानना है, क्योंकि हर बार बच्चे जो हैं यूपीएससी यूपीपीएससी में यही फंसते हैं कि ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से है, मतलब किससे, सोसाइटी से रिलेटेड है कि इकॉनमी से रिलेटेड है कि कोई लिटरेचर वर्ड है, समझ में नहीं आता। तो नीलकंठ शास्त्री की एक बुक है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया करके, उसमें भी स्टार्टिंग जैसे बुक स्टार्ट होती है उसके करीब 7 से 10 पन्नों में यही डिटेल दिया हुआ है, ठीक है, कि कौन सा वर्ड किस पेज पे मेंशन है। इसको आप एक बार पढ़ोगे तो उसमें उसके बारे में लिखा हुआ कि क्या क्या होगा, ठीक है। अब मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देता हूँ मैप का, ठीक है। मैप बताने से पहले एक थोड़ा बता दूँ आपको कि सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल हिस्ट्री जो है ज़्यादा आता है, यही मैंने जोर दिया था, इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि पॉलिटिकल हिस्ट्री से ज़्यादा वेटेज बढ़ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना, इसलिए टर्मिनोलॉजी वगैरह मैंने आपको इतना डिटेल से बताई है। 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं नो डाउट एंशिएंट से, ठीक है। मिडावल से 7-8 क्वेश्चन आते हैं और करीब 12 क्वेश्चन, तो कुल मिला के हमें लगता है 30 क्वेश्चन के आसपास हिस्ट्री से आते हैं। पूरे 150 क्वेश्चन अगर यूपीपीसीएस की बात करें, और 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, करीब 20 क्वेश्चन तो मान के चलिए आते हैं आपके हिस्ट्री से यूपीएससी में। तो देख रहे हैं करीब करीब लगभग 1/5 वेटेज है हिस्ट्री का, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा मैप के बारे में बता दूँ, ठीक है। मैप जब भी आप प्रैक्टिस करो ना, मैप आप प्रैक्टिस करो, जब भी याद करो कोई चीज़ तो उसको मैप में आप दर्शा दिया करो। मान लो सपोज अगर मुझे इंडिया का मैप बनाना है, ठीक है, मुझे इंडिया का मैप बनाना है और ठीक है, रफ मैप बना रहा हूँ, देखता हूँ कैसे बनता है, ठीक है। आपने ऐसे रफ ड्रा किया, ठीक है, पता नहीं सही बन रहा है गलत, ठीक है। आपने एक रफ मैप ड्रॉप किया, ये आपका सिक्किम हो गया, ये भूटान हो गया, फिर ऊपर से ऐसे करें अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, ऊपर चलेगा। ये फिर आपका इधर से मणिपुर हो गया, नागालैंड मणिपुर हो गया, इधर त्रिपुरा लट हो गया, ये मिजोरम त्रिपुरा हो गया, ऐसे आ गए आप मेघालय, ऐसे वेस्ट बंगाल आते तो फिर आपने इसे मर्ज कर दिया, ठीक है। ये आपका हो गया उड़ीसा वगैरह सब हो गया, तो ये आपका मैप बन गया, ठीक है। एक रफ मैप है अच्छा सा। इसमें देखिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैं इसे बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था, जैसे मान लीजिए गुर्जर प्रतिहार है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे है, ठीक है। मालवा रीजन यहाँ पे पड़ा हुआ है, उस टाइम कौन रूल करता था। जो 16 महाजनपद थे सब आधे ज़्यादा तो यहीं कंसनट्रेट थे, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ। फिर आपके थोड़ा एक यहाँ था, एक यहाँ था, यहाँ था, ऐसे करके एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, जिसे अस्मक यहाँ पे था, गंधार यहाँ पे था, अवंती यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे आपको वत्स राज्य था ना, विराटनगर जो कैपिटल थी, या फिर आपका सूरसेन मथुरा यहाँ पे था, ठीक है। ये आपका हस्तिनापुर वाला हो गया, कुरु पंचाल वाला जो भी एरिया था। फिर आपका हो गया यहाँ पे ऊपर आएंगे तो श्रावस्ती जिसकी राजधानी थी वो हो गया, काशी हो गया, ठीक है, पाटलिपुत्र हो गया, चंबा आपका यहाँ पे हो गया, अंग यहाँ पे हो गया, वैशाली यहाँ पे थे। मतलब ये आपके जो सीक्वेंस याद करने का 16 महाजनपदों का है। मैं इसलिए बता रहा हूँ पोर्ट्स वगैरह के नाम आप ऐसे मैप बना के लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो कालीकट था, ठीक है, यहाँ पे जो दाभोल था, यहाँ चौल था, यहाँ जो भावनगर था, ठीक है, ठीक है, नहीं यहाँ पे तो यहाँ लोथल था, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे जो है भावनगर हो गया, फिर यहाँ पे ताम्रलिप्ति था, ऐसे ही जो बहुत सारे पोर्ट थे ना, आप उसको याद करिए। जैसे यहाँ पे था आपका कावेरीपट्टनम करके था, ठीक है, नागापट्टनम भी था, ये कावेरीपट्टनम। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब देखिए वेस्ट से आ रहे हैं स्टेट, तो इसको दिखा दीजिए कि हुनाज का आने का वो है सीक्वेंस ऐसे, ठीक है। फिर बाकी आप और बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे आप भूगज कोई वगैरह दिखाना आपको कहाँ पे था तो दिखा सकते हैं आप, ये मतलब वेस्टर्न कोस्ट पे था, इधर उधर देख लें इधर। तो बाकी बहुत सारे जो कापर प्लेट वगैरह मिलते हैं वो सब यहाँ थे, ठीक है। चलिए अब मैं बस थोड़ा सा सिर्फ मैं अगला वीडियो जो है मैप पे बनाऊंगा, जिसमें आपको बहुत सारे मेन में जो इंपॉर्टेंट साइट्स वगैरह थी यार एंशिएंट इंडिया के पर्पज़ से मैं बताऊँगा, ठीक है। तब के लिए आपसे विदा लेते हैं। देखिए आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।